हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जागड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम निपटाएंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो है वेक्टर्स का टॉपिक। चाहे आप क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के लिए वेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि ये फिजिक्स का एक बेसिक के पार्ट में आता है। ठीक है, तो वेक्टर्स निपटाएंगे, बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करेंगे। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए भाई साहब वेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब नीट में जा रहे हो तो भी आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है, जेई में जा रहे हो तो भी आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है, और बोर्ड्स में अगर साइंस ले रखी है क्लास 11th-12th में तो भी आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है। तो भाई वहाँ पे वेक्टर्स आएगा ही आएगा। तो वेक्टर्स करना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसके जो नोट्स है मिलेंगे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। जो नोट्स है वो 1 पेजेस नोट्स है, मतलब एक पेज में, सिर्फ सामने के पेज में आप लोगों को पूरे वेक्टर्स के बढ़िया वाले अच्छे वाले नोट्स मिलने वाले हैं। सब कुछ उसके अंदर कवर किया गया है जो आप लोगों के सिलेबस में होता है या आपको जो फिजिक्स में यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जागड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं जल्दी से। किसको? वेक्टर्स की बढ़िया वाली रिवीजन करते हैं। तो वेक्टर्स में हम सबसे पहले देखेंगे यार स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, या फिर बोलेंगे कि स्केलर क्या होता है। यार जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, जैसे कि एग्जांपल हो गया मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। तो इनके पास एक वैल्यू होगी और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे कि 50 kg अगर मैंने बोला है तो इसमें ये हो गया नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये होगी इसकी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ है, ये इस तरीके की जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएंगे? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा क्या होता है भैया? मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है ये चीज़ें? ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। स्केलर जो होता है ना वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना। कुछ एग्जांपल है, इसको एक बार से देख लेना। वेक्टर क्या होते हैं? जिनके पास भैया मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास डायरेक्शन हो। यही बोलोगे आप? हाँ यही बोलेंगे, बट नहीं, एक और चीज़ होनी चाहिए। वो क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सर आपने भी तो ये बोला। अरे नहीं, एक और चीज़ है ना, देखो। मोर ओवर, हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? मोर ओवर दे मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये तीसरी वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तीसरी वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी चीज़ को वेक्टर बताने के लिए आपको तीसरी कंडीशन भी बतानी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, प्लस में वो किसको फॉलो करे? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। वेक्टर एडिशन में 2 और 2 4 नहीं होते हैं, वो वेक्टर की तरह ऐड होते हैं, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फोर्स। तो फोर्स अगर किसी चीज़ पे आप लगा रहे हो तो उसकी एक डायरेक्शन है, उसके पास एक वैल्यू है ना। तो फोर्स एक एग्जांपल हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल हुआ, वेलोसिटी एक एग्जांपल हुआ। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के। ठीक है, कुछ मतलब क्वेश्चन आते हैं जब आप लोगों को बताना होता है कि क्या एंगल है वेक्टर्स के बीच में। तो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे बताया जा सकता है? देखो यार, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप लोग कैसे बताओगे? एरो बोथ द वेक्टर आर आउटवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। मान लो जैसे कि ये है, ये पॉइंट, ये है एक वेक्टर बी। ठीक है, एक मिनट रुको, इससे पहले मैं आप लोगों को ना नोटेशन, शायद नोटेशन मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है, तो मैं आप लोगों को नोटेशन समझा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं नोटेशन समझा देता हूँ। वेक्टर को इस तरीके से यार रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेंथ है ये होता है इसका टेल, और ये होती है इसकी हेड। ठीक है, ये होती है इसकी हेड। ओके, ये तो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से समझना। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। जो यहाँ पे ये एरो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है बेटा जी? डायरेक्शन को शो कर रहा है। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, टेल, हेड और जो एरो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अगर मैं अल्फ़ाबेट में बात करूँ तो ये बोल्ड कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं। ठीक है, बोल्ड कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं। ठीक है, बोल्ड कैपिटल लेटर से ये शो किए जाते हैं। जैसे कि मैं अगर ऐसे लिख दूँ ए, ये पूरा इसको बोल्ड कर दो ऐसे, या फिर आप क्या करो, कैपिटल लेटर के ऊपर एक एरो लगा दो, तो इस तरीके से आप लोग शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है वेक्टर की नोटेशन। तो समझ में आ गई इतनी चीज़ें। अब आगे देखो, तो ये हमने दिखा रखे हैं वेक्टर्स बी, और ये दिखा रखा हमने वेक्टर ए। दोनों के बीच में एक एंगल है 120 डिग्री। अब तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पे कितना एंगल है, तो तुम बोलोगे 120 डिग्री का एंगल है। अरे भाई नहीं, इनमें 120 डिग्री का एंगल नहीं है, क्योंकि दोनों के एरो जो हैं वो एक पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट से, अब बोलो कि इनकी स्टार्टिंग एक पॉइंट से होनी चाहिए। अब देखो इसका एरो यहाँ पे है, इसका एरो यहाँ पे है, तो ये स्टार्टिंग एक पॉइंट से नहीं हो रही ना। तो क्या होना चाहिए कि जहाँ पे आप लोगों को एंगल देखने हैं
उससे क्या करो, इस एरो को आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पे स्टार्टिंग देखो एक जगह से हो रही है, मतलब टेल एक जगह होनी चाहिए। एरो बोथ द वेक्टर आर आउटवर्ड, या एरो बाहर की तरफ हो, या स्टार्टिंग एक जगह से हो, इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। तो अगर मैं देखूँ इस बी को आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल जो बचेगा वो कितना होगा, वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री का। कितना बचेगा बेटा जी, 60 डिग्री का बचेगा, क्योंकि टोटल कितना होगा 180, उसमें से 120 ही हो गया, तो 180 में से 120 गया, तो आप लोगों के पास कितना बचा, 60 बचा। क्लियर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं। यूनिट वेक्टर, नाम से पता लग रहा है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास क्या होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। ये किस लिए यूज़ होता है यार, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसकी नोटेशन कैसे होती है, कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ए कैप, इसको कैप बोलते हैं। ये होता है वेक्टर और नीचे होता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे है, मैग्नीट्यूड हो गया 1, मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो वेक्टर किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर के बराबर है। और यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके काम आता है, डायरेक्शन के काम आता है। अगर आप एक्स वाई और जेड की बात करते हो, एक्स वाई और जेड की, तो उनके लिए जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो क्या होते हैं, आई जे एंड के होते हैं। जैसे एक्स है तो उसके लिए आई, वाई है तो उसके लिए जे, और जेड है तो उसके लिए के होता है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का मतलब क्या है, जीरो मतलब नाम से पता लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। भाई ये लेंथ हो ना, ये नहीं होती इसके पास, सिर्फ ये पॉइंट की तरह होता है। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है इक्वल, बिल्कुल बराबर हो। बराबर मतलब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो भैया, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो ये देखो आप लोग बोल सकते हो। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। मतलब हो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे कि ये बना रखा है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो आप इसको पैरेलल तो बोल सकते हो बट इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अलग अलग होगी, एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये देख लो यार। इक्वल वेक्टर क्या होता है, वो तो हो गया। नेगेटिव वेक्टर की अगर हम बात करें, नेगेटिव वेक्टर हमेशा क्या होगा, एक तरीके से मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। जैसे कि मान लो ए वेक्टर है तो बी वेक्टर बिल्कुल इसके बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इसके बराबर है, पर उसकी डायरेक्शन की वजह से वो वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि ये रहा, ए और बी बिल्कुल बराबर है बट ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, तो ये नेगेटिव वेक्टर हुआ। कनकरेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, कनकरेंट मतलब जो सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सबका एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि ये वेक्टर्स दिए गए हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स जो एक प्लेन में होंगे, कॉमन प्लेन में होंगे, तो ए और बी जो है कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर मान लो ए और बी को मैं ऐसे रख देता हूँ तो ये प्लेन में होने के साथ साथ, एक प्लेन में होने के साथ साथ एक पॉइंट से स्टार्ट भी हो रहे हैं, तो इसको बोला जाता है कनकरेंट कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ में आ रही है चीज़ें। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होंगे भाई, जब वेक्टर्स के बीच में क्या होता है 90 डिग्री होता है, जब वो नॉर्मल होते हैं तो वो ऑर्थोगोनल बन जाते हैं। तो आप बोलोगे टू वेक्टर्स आर साइड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। टू वेक्टर्स आर साइड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे ए और बी जो है वो 90 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे बेटा जी, 90 डिग्री पे है। ओके, तो ए और बी जब 90 डिग्री पे है तो इनको ए और बी को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट अभी हम स्केलर के देखने वाले हैं, तो एक बार इसको सिंपल तरीके से देखते हैं। हमने लिया एक m जो कि एक स्केलर है, एक वेक्टर लिया a, तो इसको अगर हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ऐसे लिखेंगे m स्केलर a एक वेक्टर, तो मतलब यहाँ पे जो a वेक्टर है वो m टाइम्स हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम मैग्नीट्यूड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भैया, m a वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड करूँगा तो ये क्या होगा, m a हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अगर मान लो m और n दो स्केलर हैं, जैसे कि m प्लस n हो गई, और उन पे साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा a वेक्टर इसके साथ और a वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब m टाइम्स हो जाएगा a प्लस में n टाइम्स हो जाएगा a। ऐसे समझ में आ रही है चीज़ें। ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड में क्या होता है सर, फिर क्या करें स्केलर से, सिंपल है यार। मान लो आपने a वेक्टर है उसको डिवाइड करना है m से, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि a वेक्टर को आप 1/m से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ। तो डिवीज़न कोई मुश्किल नहीं है। तो डिवीज़न ऑफ a वेक्टर a बाय ए नॉन जीरो स्केलर, जिसको आप m बोल सकते हो, n बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय 1/m। क्लियर है। तो सिंपल तरीके से मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये देखते हैं अब होता क्या है यार। देखो वेक्टर जब इस तरीके से शुरू हो, एक पॉइंट से ऐसे शुरू हो, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप आर, जिसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर्स ऐसे शुरू हो, मान लो ये एक वेक्टर है ए और यहाँ से अगला वेक्टर ऐसे शुरू हो रहा है,
तो आप रिजल्टेंट को ऐसे लिख सकते हो आर, तो वो भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अब इनमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे बड़े काम का होता है, तो उस मैग्नीट्यूड को अभी हम यूज़ करने वाले हैं। तो वो कैसे आता है देखो, जैसे कि हमने ये ए वेक्टर लिखा, ये बी वेक्टर लिखा और इनके साथ ये रिजल्टेंट बना दिया ऐसे, तो ये पैरेललोग्राम लो है, ठीक है। कौन सा लो है भैया? पैरेललोग्राम। और ये था ट्रायंगल लो। अब दोनों में एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है भैया। इनके बीच में एक एंगल हमने माना हुआ है थीटा, इनके बीच में हमने एक एंगल माना हुआ है जो कि कितना है? थीटा है, ठीक है। अगर ये ब्रांच को देखूं तो ये ब्रांच भैया इक्वल और पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, ठीक है, ओके। और ये वाली भी पैरेलल होती है और बराबर होती है। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इसको आगे बढ़ा दूं, तो भैया यहाँ पे और यहाँ पे आप एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि ए वेक्टर को हमने आगे बढ़ाया, इसको हमने आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा? थीटा ही होने वाला है। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे है। तो बी के कंपोनेंट हम निकाल लेंगे, बी के कंपोनेंट हम निकाल लेंगे। एक इधर निकाल लिया हमने जो कि कितना है? बी कोस थीटा है। इधर निकाल लिया हमने जो कि कितना है? बी साइन थीटा है। समझ में आ गई इतनी चीज़ें? ओके चलो अब देखो यार, अब इसके बाद सिंपल भैया ये एक पूरा का पूरा जो है आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जब आप लोगों को क्या निकालना है? आर निकालना है, ठीक है। तो उसको लगाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे आर की वैल्यू जो कि कितनी है? आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मिलने वाला है, ठीक है। सेम इसी के लिए प्रोसेस होगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्शन हमें देखनी होती है इसकी। डायरेक्शन के लिए क्या निकालना होता है? हमेशा टेन निकालना होता है। रिजल्टेंट क्या कर रहा है? एक अल्फा एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट क्या कर रहा है? हमेशा एक अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो टेन अल्फा निकाल दो। टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा बेस, परपेंडिकुलर ये रहा बेस, ये रहा। तो परपेंडिकुलर कितना है? बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। बेस कितना भैया? यहाँ से यहाँ ये ए वेक्टर, आगे कितना है? बी कोस थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी कोस थीटा। भाई यहाँ से यहाँ ये ए है, आगे कितना है? बी कोस थीटा, तो ये ए प्लस बी कोस थीटा हो गया। सेम आप इसमें लगा सकते हो, तो सेम ही फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे दिखने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा भाई? ए प्लस बी अगर मैंने किया है तो मैं इसको ऐसे कर दूं कि ए प्लस, अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ माइनस ऑफ बी कर दूं, मतलब तो वही है ना उसका। अरे भाई ए माइनस ऑफ बी अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखूंगा, यही तो है, क्या ही दिक्कत है ना? तो वही किया यहाँ पे भैया। ये हो गया हमारा ए वेक्टर, इसका अपोजिट इधर लगा दिया, बी के इक्वल, मतलब बी के इक्वल हमने माइनस ऑफ बी लिख दिया, तो वो इधर आ गया। ये एंगल हमने बोला कि ये कितना है? अल्फा है। ये एंगल था थीटा, ये एंगल था थीटा, तो इधर वाला एंगल कितना बचेगा? इधर वाला ए और इसके बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 180 माइनस थीटा, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूले में सिर्फ फर्क कहाँ पे आने वाला हो? यहाँ पे आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कोस 180 माइनस थीटा। और कोस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे वो नेगेटिव होगा तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 में से है, तो माइनस 2ab कोस थीटा रहेगा। तो फॉर्मूला आ गया ये। अब इसके रिजल्टेंट में क्या चेंज आ रहा है? देखो, जब प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, जब नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है। अब जब प्लस है तो यहाँ पे क्या है? बी साइन थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। यहाँ पे क्या है? ए माइनस है, नीचे नीचे माइनस आ जाता है। ये याद रख लेना, रिवीजन के तौर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई दो वेक्टर्स की। अब कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यार एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, नहीं ये गलत बोल दिया। मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है जो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फा, तो भैया इसकी इधर एक छाया हम निकाल सकते हैं, छाया ऐसे शैडो, और इसकी इधर एक शैडो निकाल सकते हैं, तो वो होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ तो इधर आ जाएगा आर एक्स, इधर आ जाएगा कौन सा? आर वाई आ जाएगा, सिंपल है। अब आर एक्स वैक्टर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो उसको कैसे लिखूंगा? मतलब इधर वाले को लिखना चाहता हूँ, इस वेक्टर को लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूँ? देखो, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। अगर मैं वेक्टर लिखना चाहता हूँ तो यूनिट और साथ में मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यही लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम, यहाँ पे वही कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, इधर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो है आर एक्स, इधर जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस में वो आर एक्स है, तो आर एक्स आई ये पूरा एक वेक्टर हुआ, प्लस में वाई, प्लस में जेड के लिए भी लिख सकते हैं तो उसके लिए होता है के, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड में निकालना है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।
सिंपली ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो यार ये तीनों, मतलब अगर यहाँ तो ये था कि ये बिल्कुल ऐसे हमने रेक्टेंगल पे निकाल दिया था। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है जिसमें ये आर ऐसे एंगल बना रहा है और इधर एक वाई एक्सिस ऐसे जा रहा है, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर पे नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे? तो भैया सिंपल सी बात, पहले आर लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखने वाले हैं, आर लिखने वाले हैं। यहाँ पे एक एंगल हमने बनाया कि ये अल्फा एंगल है, तो सिमिलरली यहाँ पे हम बोलेंगे कि दूसरा एंगल है बी। अब ये जो है ऐसे जा रही है लाइन, ये अगर एक लाइन लगाता हूँ, ये अगर लाइन लगाता हूँ, पैरेलल लाइन है ये और ये, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल वो यहीं पे एंगल, सिमिलरली यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर, तो हम लगा सकते हैं साइन लॉ को, हम लगा सकते हैं साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने ये ट्रायंगल ले लिया एक, ये आप लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने ये एक ट्रायंगल ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी है, आर है, तो मैंने लिखा आर। नीचे मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा और साथ में वो थीटा लिखूंगा। थीटा कौन सा, इसके अपोजिट वाला, इस ब्रांच के अपोजिट वाला मैं लिखने वाला। तो इस ब्रांच के अपोजिट तो ये है, तो ये कितना बनेगा, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कितना बचा, 180 में से अल्फा प्लस बीटा चला गया, तो वो लिख दिया। सिमिलरली अगर ये वाली ब्रांच देखूँ तो ये वाली ब्रांच कौन सी है, आर वाई है, तो आर वाई मैंने लिखा। इस आर वाई के अपोजिट कौन सा होगा भैया, इस आर वाई के अपोजिट एंगल कौन सा होने वाला है, जल्दी से एक बार देखिए। अब देखो भाई, ये वाला जो अगर हमने लिया, ये ध्यान से, ये अगर हमने लिया ये आर वाई है, तो ये भी आर वाई है ना, तो इसी को मान लो। ठीक है, आर वाई ये रहा, तो इस आर वाई के अपोजिट, भाई अपोजिट तो फिर ये एंगल है ना, इसके सामने वाला एंगल देखना होता है, तो आर वाई के नीचे क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा। आर एक्स में सिमिलरली वही साइन बीटा आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई हैं चीज़ें। अब पोजीशन वेक्टर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? भाई पोजीशन वेक्टर एक फिक्स पॉइंट से ऐसे शुरू होता है, बस याद रखना। मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लगाया, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ तक जो मैंने वेक्टर बनाया, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। मतलब यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भैया ये था पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही कोई एक और पोजीशन वेक्टर होगा, तो उन दोनों के बीच का जो चेंज आया, चेंज इन पोजीशन, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जैसे कि ये आर ए वेक्टर है तो उसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा, आर बी वेक्टर है तो उसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा, और दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हो गया आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर हो गया। क्लियर है, बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इन चीज़ों को। ओके, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो भाई थोड़ा स्पीड कम कर लेना, या अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो स्पीड ज़्यादा कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर समझते हैं, बहुत ही आसान है। दो तरीके से प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में ये आता है। स्केलर प्रोडक्ट, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में एक एंगल है थीटा, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पे जो ए बी है ये कौन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये कौन है, मैग्नीट्यूड है भाई साहब। ठीक है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं आती आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए इसको स्केलर ही बोला जाता है, या फिर बोलो कि डॉट बोला जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को देखने हैं, जैसे कि ए डॉट बी, तो वो बराबर होगा बी डॉट ए के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप ए डॉट बी निकालो, उसका रिजल्ट सेम होने वाला है, या बी डॉट ए निकालो, उसका रिजल्ट सेम होने वाला है। सिमिलरली ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे तो ये होगा ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर। अगर ए डॉट ए हो रहा है तो वो ए स्क्वेयर के बराबर होगा, ये याद रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, ए डॉट ए जो है वो क्या होगा, ए स्क्वेयर होगा। सिमिलरली आप लोग देखिएगा, ए डॉट बी जो है उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, ए बी कोस थीटा से ओपन कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी को पहले लिख लो फिर ए कोस थीटा लिख लो, क्या ही दिक्कत है भाई, आप ऐसे लिख सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने लिखा ए, इसका इधर कंपोनेंट निकाल देंगे जो कि क्या होगा, बी कोस थीटा, तो या ये जो है ये, इसको आप क्या बोल सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। सिमिलरली आप इसको क्या बोलोगे कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, आप ऐसे पढ़ सकते हो इसको। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला कि भैया आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के वो सब किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। क्योंकि देखो आई डॉट आई क्या बनेगा, आई आई कोस थीटा बनेगा, और आई सेम चीज़ है, आई इज यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1
उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और दोनों के बीच में एंगल इज 0, तो बना कितना 1। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखिए जब भी आप लोगों के पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और इनके बीच में एक एंगल है थीटा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एक तीसरा वेक्टर होगा जो इन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जिस प्लेन में ये होंगे ना, जिस प्लेन में ए और बी होंगे उसके ही परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में ए एंड बी होंगे उसी के ही परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए क्रॉस बी अगर मुझे लिखना है तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी जो है वो सी के बराबर होगा। इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ओपन करते हैं ए बी साइन थीटा में साथ में आता है एन कैप। एन कैप इज फॉर डायरेक्शन पर्पज। एन कैप जो है वो डायरेक्शन पर्पज के लिए। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता लगेगी, हम ए से बी जाएं तो ए से बी तो हम उल्टा भी घुमा सकते हैं। ये ऊपर की तरफ ही क्यों बना हुआ है सर, तो भैया आपको राइट हैंड रूल यूज़ करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। ए से बी की तरफ जाना है, मतलब ए हमारा फर्स्ट वेक्टर होता है, ये सेकंड वेक्टर होता है। फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाना होता है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जाना होता है। और दूसरी बात सुनो ध्यान से, जब आप फर्स्ट वेक्टर से दूसरे की तरफ जा रहे हो तो आपको स्मॉल एंगल कवर करना है। कौन सा एंगल कवर करना है बेटा जी, स्मॉल एंगल। ये नहीं है कि आप उल्टा घुमा दो ऐसे, फिर अंगूठा नीचे हो जाएगा। तो फर्स्ट से ए से बी की तरफ अंगूठा ऊपर है तो डायरेक्शन आ गई किसकी, सी की। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप लोगों को याद होने चाहिए कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो जीरो होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या एंटी पैरेलल, क्योंकि साइन जीरो जीरो होगा। अरे भाई अगर पैरेलल है तो एंगल जीरो है उनके बीच में, है ना। अगर एंटी पैरेलल है तो 180 है तो जीरो होगा। तो वो इसलिए वो बोल रहे हैं कि पैरेलल के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने वाला है हमेशा। देखो यहाँ पे क्या था, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ 1 हो रहा था, बट यहाँ पे उल्टा होता है। सेम का सेम से क्रॉस अगर हो रहा होगा तो वो जीरो ही होगा, क्योंकि यार साइन जीरो जीरो होता है, बात ही खत्म हुई। ठीक है, बट इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना। देखो आई क्रॉस जे जो होगा, देखो जब आपने इधर से इधर गए, मान लो एक एक्सिस इधर है एक एक्सिस इधर है, तो आप इधर से इधर जा रहे हो तो एक तीसरा एक्सिस ये रहा, तो यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है कि आई क्रॉस जे वो के बराबर होता है। सिमिलरली अगर आप जे से के की तरफ जाओगे तो वो आई के बराबर होगा। सिमिलरली के से आई क्रॉस करोगे तो वो जे के बराबर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आप लोगों को याद कर लेने हैं और वेक्टर्स में आसानी रहेगी। ठीक है, सिमिलरली ए क्रॉस अगर हम करें किसके साथ, बी प्लस सी वेक्टर के साथ। ठीक है, अगर ए का क्रॉस करें, ए वेक्टर का क्रॉस करें बी प्लस सी वेक्टर के साथ, तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप इसमें चेंज करोगे, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, पहले वो माइनस में लिखा जाएगा फिर। ठीक है, ये सारे रिजल्ट आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। तो ये कुछ और रिजल्ट है, जैसे कि सेम का डॉट जो होता है वो जीरो, एक मिनट हमने ये दोबारा से लिख दिया, हाँ दोबारा आ रहा है, ये दोबारा आ रहा है, ये भी दोबारा आ रहा है, ये भी दोबारा आ रहा है। और अगर डिफरेंट का डॉट होता है, मतलब आई डॉट जे डॉट के या आई डॉट के, वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एक हो गया आई एक हो गया जे, तो दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है ना, और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है जीरो हमारे पास। तो सिंपल फंडा है। अब अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों की एक इक्वेशन दी हुई है, इनका अगर आपको डॉट निकालना तो क्या करोगे भाई, ना तो आपको इसकी इससे करने की जरूरत, इसकी इससे करने की जरूरत, ऐसे हर एक की हर एक से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम डिफरेंट से करेंगे डॉट तो वो जीरो आने वाला है, तो सेम पे ही 1 आता है, तो सीधा आप इनको मल्टीप्लाई करो, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोगों से कोई एंगल पूछता है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। अगर एंगल चाहिए तो कोस थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, आ जाएगा। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, सॉरी आप ऐसे बोलोगे कि अगर तुम कोई डॉट प्रोडक्ट निकालते हो और डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है, ए डॉट बी अगर है और उनका प्रोडक्ट आ जाता है जीरो, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि cos 90 जीरो हो रहा है, तो दैट्स वाई आप बोल सकते हो कि वो परपेंडिकुलर है। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आप क्रॉस से समझा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे है, अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनका अगर हमें क्रॉस करना है तो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, आई और जे और के को लिखेंगे, जो ऊपर है उसको बीच में रखेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर्स को छोड़ देंगे, बाकी सिर्फ वैल्यूज़ को रख देंगे, A1 A2 B1 B2 ऐसे रख देंगे सबको, जैसे कि हमने इसको रखा A1 B1 C1। सिमिलरली यहाँ से रखा A2 B2 C2। अब क्या करना है, अब आप ऐसे क्रॉस लगाओ तो कौन कॉमन आ रहा है भैया, आई, तो आई को पहले लिख दिया और जो बाकी बचे हुए हैं उनको ऐसे लिख दिया। फिर आप बीच में एक ऐसे लाइन लगाओ, तो फिर अब जे कॉमन आ रहा है तो जे को यहाँ पे रखा और ये जो बचे हुए हैं इनको यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे के आ गया, ये कॉमन है, तो ये हो गया भैया A1 A2 B1 B2।
क्लियर है, चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आ रही हैं सबको, है ना। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। देखो यार, यहाँ पे माइनस आएगा, ये याद जरूर रखना, ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, उसमें सिंपलिसिटी में चलो, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। देखो हमेशा मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b1c2, फिर इसको इससे करना है, ठीक है। फिर माइनस इसको इससे करो, तो इसको इससे किया, फिर इसको इससे करो, सिमिलरली इसको इससे करो, इसको इससे करो। अगर आप यहाँ पे प्लस चाहते हो तो फिर पहले आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना, अगर आप यहाँ से प्लस चाहते हो फिर आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना। बट मैं बोलूँगा कि ये सिंपल तरीका है, इसको याद करो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है भैया वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है। तो ये थी वेक्टर्स की एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करवाई है आप लोगों को। अगर आप लोगों को वेक्टर्स नहीं आता है, ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर से देख लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आया तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।